नमस्कार। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अखिलेश। आज चर्चा करेंगे चुनावी चर्चा में तीन बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं। खड़गे ने आज भूपेश सरकार के 5वें भरोसे का सम्मेलन में शिरकत की और खास बात यह है कि खड़गे ने पूर्व सीएम रमन सिंह के गढ़ यानी राजनांदगांव में टाल ठोकी। अखिलेश, दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसी सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व की रमन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उधर 14 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी सागर के बीना पहुंचने वाले हैं। उनके दौरे से बीजेपी उत्साहित है तो वहीं कांग्रेस निशाना साध रही है। आज हम ये भी बात करेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी एक बड़ी खबर है जो आपको बताएंगे कुछ देर में कि अमेरिका में इसको लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन शुरू करते हैं आज की चुनावी चर्चा अपने सहयोगी मनोरंजन भारती के साथ। जी, तो आज के चुनावी चर्चा में जैसा कि अखिलेश बता रहे थे, सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं। और खड़गे जो है आज छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पे लगातार जो है वो जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राजनांदगांव पहुँचे हैं और एक रायपुर में अलग से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। अखिलेश से बात कर लेते हैं इस पूरे मामले पर। अखिलेश, चुनाव के तारीख तो नहीं आए हैं जिसमें हम सब लोगों का बहुत लोगों का इंटरेस्ट होगा, लेकिन ये दो राज्य जो हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहां पर एक तरह से चुनावी बिगुल पूरी तरह से बच चुका है। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात ही कांग्रेस पार्टी एक बड़ा संदेश दे रही है अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव मैदान में उतारकर। मनोरंजन, हमने ये देखा था कि किस तरह से सबसे पहले राजस्थान वो गए जहां पर कि झालावाड़ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का गढ़ है, वहां पर जाकर उन्होंने कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद किया। और आज वो राजनांदगांव में है छत्तीसगढ़ में, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गढ़ है। तो एक तरह से कांग्रेस सीधे जो बीजेपी के कद्दावर नेता है राजस्थान में छत्तीसगढ़ में, उन्हीं के घर में जाकर उन्हें चुनौती दिलवा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे से। तो ये तो एक उनका पॉलिटिकल मैसेजिंग हुआ। दूसरी बात यह हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, एक नई तरह की संस्कृति, कार्य संस्कृति कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। उनके अपने गृह राज्य कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई और जाहिर सी बात है कि उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के जो हौसले वो बुलंद हैं। हिमाचल प्रदेश में भी उन्हीं की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है और इसीलिए एक तरह का लकी चार्म जिसको बोला जाता है ना, कि कांग्रेस पार्टी को एक वो करिश्मे की ताबीज़ की ज़रूरत थी कि जिसके ज़रिए वो चुनावी मैदान में जो लगातार एक के बाद एक हार का सामना कर रही थी, उस हार के रुख को मोड़ सके। लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो लकी चार्म कांग्रेस पार्टी के लिए साबित हुए हैं और इसीलिए छत्तीसगढ़ में जहां पर कि वो सरकार बचाना चाह रही है, राजस्थान जहां सरकार बचाना चाह रही है, दोनों ही राज्यों में उन्होंने खड़गे साहब को मैदान में उतारा है। जी हाँ, तो खड़गे साहब जो है वो भी मैदान में कूद पर हैं। क्या कहना है कांग्रेस अध्यक्ष, केंद्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का, ये सुनाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक पूरे कंट्री के लोग, हिंदुस्तान के पूरे लोग यहां पर आए थे। उसी दिन हमारे कांग्रेस के नेताओं के घर में छापे पड़े। क्या भाई एक दिन रोक नहीं सकते थे? नहीं, उनको कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, डराने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए अगर हमारे खिलाफ आप जाएंगे तो आपको ईडी और सीबीआई ऐसे सब तुम्हारे पीछे रखेंगे। ये कहने के लिए, डराने के लिए उन्होंने किया। लेकिन छत्तीसगढ़ी लोग ये डरने वाले नहीं हैं, मुकाबला करने वाले हैं। अब आजकल नड्डा साहब भी आ रहे थे शायद आपके पास, शाह साहब भी आ रहे, चुनाव में सभी आ रहे। चुनाव के पहले कभी लोगों की हालात पूछने के लिए आए नहीं और लोगों को क्या केंद्र सरकार से देना इसके बारे में कभी कोई पूछा नहीं। अगर वही रमन सिंह की सरकार होती तो जो पूछते वो देते, लेकिन वो बांटते नहीं थे, वो सिर्फ अपने लोगों में बांट के खाते थे। तो ये अगर
ये गरीबों की सरकार है, गरीबों तक पहुंचती है, तो इसीलिए इधर उनका ध्यान नहीं है। और आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री का क्या कहना है भूपेश बघेल का, पहले वो भी सुनवाते हैं आपको। तो हम जाएंगे अब मुख्यमंत्री के बयान पे। अखिलेश, एक बात जो आप कह रहे थे कि सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है कांग्रेस को हुआ है कि एक ऐसा फुल टाइम अध्यक्ष मिला है, भले ही उनकी उम्र 80 साल हो, लेकिन अभी भी वो उतनी ही ऊर्जा से काम करते हैं, जमीन से नीचे से आए हैं, 9 बार के विधायक रहे हैं, लोकसभा भी जीते हुए, अभी राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, केंद्रीय मंत्री का दर्जा है। तो एक फुल टाइम अध्यक्ष होना कांग्रेस के लिए एक संजीवनी की तरह हुआ है। एक के बाद एक कई खूबियां हैं जो आप गिना भी रहे, इसमें कुछ दूसरी भी मैं जोड़ सकता हूं। आप अभी उनका भाषण सुन रहे थे भरोसा सम्मेलन में, जो कि 5वां सम्मेलन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का है। आप उनका भाषण सुन के मनोरंजन ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कर्नाटक से आते हैं। हाँ जी। इतनी बढ़िया हिंदी वो बोल रहे थे कि बिल्कुल लग रहा था कि वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या यूपी, बिहार से कहीं से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। तो उनकी हिंदी, उनकी वो पकड़, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि 9 बार विधानसभा का चुनाव लगातार जीता है, इसीलिए कन्नड़ में उनको जो है, जो भी कन्नड़ में उनका वर्ड होता है, लेकिन हिंदी में उसका अनुवाद होता है कर्नाटक का सरदार। कर्नाटक का वो सरदार जो कभी चुनाव हारता नहीं है, तो वो इनकी खासियत है सर की। और दूसरी बात यह है कि इनका जो जिम्मेदारी है इस उम्र में, आप उम्र की बात कर रहे थे कि चाहे सेहत उनका उतना साथ न दे रही हो, लेकिन 2 जिम्मेदारियां पार्टी ने दे रखी है। हाँ। वो कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, तो इस लिहाज से 2 जिम्मेदारियां भी वो निभा रहे हैं, तो अपने आप को साबित करें। और चौथी बात, वो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, और ये कांग्रेस पार्टी जो ये वर्ग उसके साथ हमेशा से आजादी के बाद से कई साल तक, कई दशकों तक साथ आता रहा, छिटक गया, उसको क्या वापस ला पाएंगे खड़गे जी, ये भी एक देखने की बात है। बहुत अच्छी बात है आपने बताई, और ये सब हम रोज देखते हैं जब संसद का सत्र चलता है। जो अखिलेश ने कहा कि राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, रोज सुबह उनके कमरे में मीटिंग होती है, इसलिए हम इतनी नजदीकी से देख करके आपके पास ये सब चीजें पहुंचा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था भूपेश बघेल ने क्या कहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, ये सुनवाते हैं आपको। खड़गे साहब लोग बताना चाहता हूं कि देश में जिन 110 पिछड़े जिला है, उनमें एक जिला राजनांदगांव तक 15 साल ले यह पिछड़े जिला में रही से किसान मन आत्महत्या करे और केवल यहां लूटपाट के काम होत रही। लूटपाट कैसे? चिट फंड कंपनी ये कार्यालय खोल खोल के खूब पैसा लुटेरिस ना। इंदिरा सहकारी बैंक, इंदिरा केंद्रीय बैंक, वहां का पैसा लुटेरी से, और वही लुटे काम केंद्र सरकार भी करा थे, पेट्रोल के, डीजल के भाव बढ़ाए के, और साथ ही रसोई गैस जिन 400 रुपये खड़गे साहब के समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 400 से अब 1200 करके 200 रुपया घटा है, काबर की चुनाव आवत। तो आगे बढ़ते हैं, अब छत्तीसगढ़ से चलते हैं मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री बुंदेलखंड आ रहे हैं, वो बुंदेलखंड में बीना रिफाइनरी की शुरुआत करेंगे। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, पहले ये सुनवाते हैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 14 तारीख को। माननीय प्रधानमंत्री जी बीना पठार में पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद पर आधारित 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आ रहा है। उसके साथ साथ प्रदेश के और भी निवेश के जो अलग अलग सेंटर है वो भी हमने जोड़े हैं, और लगभग 2 लाख करोड़ के केवल निवेश के कामों की प्रधानमंत्री जी शुरुआत करेंगे। तो ये 14 तारीख को कार्यक्रम है बीना। तो हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमृतांशी हैं, संजीव चौधरी हैं और देव श्रीमाली है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अखिलेश हैं, अखिलेश का गृह प्रदेश है, तो जाहिर है अखिलेश से ही शुरुआत करूंगा। अखिलेश,
ये चुनाव भी काफी दिलचस्प होने वाला लगता है कि इस बार मजा आएगा मध्य प्रदेश के चुनाव में। देखिए पिछले चुनाव भी बड़ा मजेदार था। 2018 का चुनाव भी इस लिहाज से मजेदार था कि कांग्रेस पार्टी को सीट ज्यादा आई, लेकिन जो बीजेपी के वोट थे उससे मामूली ज्यादा थे। तो वोट बीजेपी को ज्यादा मिले लेकिन सीटें ज्यादा कांग्रेस पार्टी को आई। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में फिर जो है बीजेपी ने सरकार गिरा दी। लेकिन जो पीएम मोदी का दौरा होने जा रहा है 14 सितंबर को, ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि हम देखते हैं एक पैटर्न है कि जब जब जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां पर पीएम मोदी के दौरे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा होगी, तो उससे पहले पीएम मोदी जा रहे हैं 14 तारीख को बीना, बुंदेलखंड का इलाका, यहाँ पर रिफाइनरी तो है ही, साथ में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। बुंदेलखंड वो इलाका है जो कि यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में आता है और काफ़ी पानी की कमी के कारण ये विकास की जो दौड़ है उससे दूर है। लेकिन वहाँ पर इस तरह के जो विकास कार्य हैं अगर वो होते तो निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों को इससे फायदा पहुँचता है। तो यही संदेश बीजेपी देना चाहती है। मैं आपको ये भी बता दूं मनोरंजन की 17 तारीख जो कि पीएम मोदी का जन्मदिन है, संभावना है कि उस दिन भी वो मध्य प्रदेश में रहें। ओंकारेश्वर में जो कॉरिडोर की स्थापना हो रही है वहां पर एक भव्य मूर्ति शंकराचार्य की बन रही है, उसका भी उद्घाटन पीएम मोदी कर सकते हैं। और साथ ही विश्वकर्मा योजना जिसका ऐलान उन्होंने 15 अगस्त को किया था लाल किले से, उसकी शुरुआत भी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी करेंगे। बहुत खूब। और सीधे चलते हैं, संजीव चौधरी हैं, अमृतांशी हैं और देवश्री माली हैं। अमृतांशी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि अखिलेश कह रहे थे कि अब प्रधानमंत्री का दौरा भी बढ़ जाएगा, चुनाव होने वाले हैं, और अखिलेश सर ने एक खबर दे दी है आप सबको कि अगले महीने फर्स्ट वीक में जो है इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब आप बताइए कि वहां क्या कुछ चल रहा है, राजनीतिक गतिविधियां, सरगर्मियां कितनी तेज हो गई है बीजेपी और कांग्रेस में? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए ये जो पूरा महीना रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि शुरुआती दिनों में जन आशीर्वाद यात्राएं निकली, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह जैसे बड़े चेहरे आए, और अगले जो 12 दिन है, यानी कि अगर हम बात करें 14 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक, इन 12 दिनों के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। 14 सितंबर की बात करें तो बीना आएंगे, 18 सितंबर को ओंकारेश्वर आ सकते हैं आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करने के लिए, और 25 सितंबर को बीजेपी का जो कार्यकर्ता महाकुंभ है उसके लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। देखिए कहीं ना कहीं इससे ये साफ हो चुका है कि बीजेपी यहाँ पर जो है मोदी मैजिक को डालना चाहती है, क्योंकि ये बीजेपी भी जानती है और प्रदेश संगठन भी जानता है कि अगर मोदी लहर आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो फायदेमंदी रहने वाली है। और 2018 में जिस तरीके से बीजेपी को जो है कम मार्जिन से हार मिली, बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पिछले 2 महीने का एक बहुत छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगी। लगातार जो सरकार के पोस्टर्स आ रहे थे, जो लगातार सरकार के हम देखते हैं कि कार्यक्रम के पोस्टर्स जारी हो रहे थे, उसमें पहले सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो आती थी और उनका अधिकृत कार्यक्रम जारी होता था। लेकिन अब कोई भी योजना हो, अब कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें मुख्यमंत्री के साथ एक और चेहरा रहता है जो कि प्रदेश का जो है उसमें माना जा रहा है कि प्रदेश में अगर वो आएंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। देश के सबसे हम कह सकते सर्वोच्च पद पर एक तरीके से बैठने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका चेहरा जो है मध्य प्रदेश में भुनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, इस गाने को भी लॉन्च बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं देखिए मोदी मैजिक को पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो भी जानते हैं ये चीज़ कि अगर मोदी आएंगे तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी दौरे पिछले रहे हैं उसके साथ कार्यकर्ताओं में तो जोश आया ही आया है, लेकिन लोगों के बीच में भी बीजेपी की एक काफ़ी पॉजिटिव छवि जो है वो बनती हुई नजर आई है। प्रधानमंत्री यहाँ पर एक भाषण देते हैं, पूरी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो बदलने लग जाती है। जी संजीव जी के पास चलेंगे। संजीव जी, जबलपुर में बताइए, पिछली बार मैं आपसे बात कर रहा था तो यात्राएं शुरू हो रही थी, मुख्यमंत्री आने वाले थे, अब ये कितना जोर पकड़ चुका है? बाबा, अगर जबलपुर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री तो हर थोड़े दिन में जबलपुर का दौरा कर रहे हैं, पर प्रशासन को अभी गुप्त सूत्रों से ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कभी भी दौरा हो सकता है, इसलिए वो तैयार रहें। 27 तारीख को जबलपुर राष्ट्रपति आने की संभावना है। जो हमारे यहाँ का हाईकोर्ट है उसकी नई बिल्डिंग के शिलान्यास के लिए, तो बाबा किसी भी तरह से अब ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। अभी जैसे अमृतांशी बता रही थी कि मध्य प्रदेश में अब पूरी तरह से प्रधानमंत्री को बनाने का काम शुरू हुआ है। अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा जो के एक अध्यक्ष जबलपुर जब आए थे तो उन्होंने जो अपने सदस्यों के साथ मीटिंग ली थी,
तो उनके पीछे जो बैनर लगा था उसमें भी सिर्फ मोदी लगा था और दिल में मोदी लिखा था उसमें। जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि आपने दिल में मोदी लिखा है, क्या शिवराज सिंह नहीं है क्या, तो उन्होंने उस बात को घुमाते हुए कहा कि नहीं नहीं, शिवराज सिंह हमारे बड़े नेता हैं और हम उनके साथ हैं, वो विकास कर रहे हैं और हम 100% उनके साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश अब अगला चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पे लड़ना चाहता है। जरूर जरूर। संजीव जी, देव श्रीमाली जी के पास चलेंगे। देव जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, आप जहां पे हैं वो इलाका तय करेगा इस बार जो है भोपाल की कुर्सी किसको मिलेगी, और उस यहां पर ज्यादा मारामारी है। जो लोग गए थे बीजेपी में, उसके बाद कुछ लोगों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। आपका आकलन क्या कहता है? देव जी दोबारा जी, क्वेश्चन दोहराएंगे सर? मैं कह रहा हूं कि आप जिस जगह पे हैं वो काफी महत्वपूर्ण जगह है। आपका जो इलाका है वो तय करेगा कि इस बार कुर्सी किसको मिलने वाली है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे 2018 से जो परिस्थितियां चली आ रही है, अप्रैल 2018 में जब ग्वालियर चंबल संभाग में सवर्ण और दलितों के बीच में दंगा हुआ था, उसके बाद से यहाँ की स्थितियां बिगड़ती चली गई। और जब नवंबर में चुनाव हुआ तो ग्वालियर चंबल संभाग की 36 में से 26 सीटें कांग्रेस जीत गई, जो अपने आप में एक बड़ा मैजिक था। और उसका नतीजा ये निकला कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 साल पुरानी शिवराज सिंह की सरकार चली गई। इस बार दोनों दलों के सामने ये चुनौती है, बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो 2018 के रिजल्ट को दोहराने न दे, और कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि वो 2018 के रिजल्ट को दोहराए। अगर ये दोनों में से जो भी सफल होगा, सत्ता की चाबी उसी के पास रहने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत यहाँ झोंक रखी है। अपने बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ ही गए, लेकिन उनके कारण जो डिसबैलेंस बीजेपी में हो रहा है, आशंका थी, उसको खत्म करने के लिए इसी अंचल के बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव के प्रबंधन की कमान सौंप दी। और खुद प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र का एक दौरा कर चुके हैं अपने जन्मदिन के बहाने। उसके बाद से अमित शाह 2 बार ग्वालियर आ चुके हैं, नितिन गडकरी ग्वालियर आ चुके हैं। अब अभी 2 दिन पहले श्योपुर से जो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई थी, वो आज मुरैना में है। मुख्यमंत्री जी अभी थोड़ी देर बाद वहां पहुंचने वाले हैं। नरेंद्र सिंह तोमर उसके साथ चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल फिर आएंगे, और जो आगे की अंबा से लेकर के भिंड जिले में जाने वाली यात्रा है उसमें जाएंगे। 10 तारीख को फिर शिवराज सिंह ग्वालियर आएंगे और एक बड़ा रोड शो करके एक बड़ा भीड़ वाला आयोजन करना चाहते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो ये बताती है कि किस तरह से ये बीजेपी यहाँ पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। जरूर, बहुत 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 शुक्रिया आपका देव जी, आपका संजीव जी, आपका अमृतांशी, आपका, आप तीनों का। अब हम अखिलेश, आप ये जो देव श्रीमाली जी कर रहे थे, ये जो संभाग है वो काफी महत्वपूर्ण है, और बीजेपी सोचेगी कि हम इसमें घुसे, क्योंकि बहुत सारे लोग अदला बदली हो गए। कांग्रेस चाहेगी कि 2018 का प्रदर्शन दोहराए। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, काफ़ी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, और बीजेपी का ध्यान भी खासतौर से इसीलिए यहाँ पर है ग्वालियर चंबल पर। पिछली बार अगर बीजेपी हारी है तो ये भी एक कारण था कि यहाँ पर उसको उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला था। लेकिन बीजेपी ने इस बार बड़ा दांव चला, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि निर्विवाद तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका बहुत प्रभाव है, क्योंकि राजमाता सिंधिया के ज़माने से ही ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर सिंधिया डायनेस्टी का इम्पैक्ट एक राजनीति पे खासतौर से देखने को मिलता है। हमने देखा था कि वो चाहे माधवराव सिंधिया हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या सिंधिया की जो बुआ है वहाँ पर वो हो, सबका जो प्रभाव है वो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र है। और दूसरे बीजेपी के ताकतवर नेता है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि ज़मीनी नेता है, जो नगर पालिका से लेकर के आज कैबिनेट मिनिस्टर तक का एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, और बीजेपी के ट्राई टेस्टेड नेता है, क्योंकि हर बार जब भी बीजेपी दिक्कत भी होती तो उन्हें ही याद किया जाता है। इस बार भी उन्हें कमान सौंपी गई है कैंपेन कमेटी की। तो 2 कद्दावर नेताओं का ये इलाका है, इसीलिए बीजेपी को उम्मीद है कि शायद पिछली बार के नुकसान की भरपाई होगी। लेकिन जिस तरह से मनोरंजन वहां पर
बगावत देखने को मिल रही है। कई ऐसे विधायक जो बीजेपी के साथ है या पूर्व विधायक जो पहले रह चुके हैं, वो इस बात से नाराज है कि जो सिंधिया गुट के विधायक आए उनको ज़्यादा तरजीह दी गई और उन्हें महत्व नहीं दिया गया, इसलिए एक एक करके वो छोड़ रहे बीजेपी और कांग्रेस में जा रहे हैं। तो ये शायद बीजेपी को भारी पड़ सकता है। अखिलेश, एक और सवाल है कि आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका इलाका है, उनके परिवार का इलाका है, तो क्या हम माने कि ये चुनाव उनके राजनीतिक कद को भी एक तरह से डिफाइन करेगा कि उनका कद कितना बड़ा है या नहीं है? ये चुनाव एक तरह से सेटल कर सकता है? निश्चित तौर पर ये करेगा, क्योंकि देखिए जब वो आए हैं कांग्रेस से बीजेपी में तो उनकी जो तमाम शर्तें वो बीजेपी ने मानी हैं। वो चाहे मंत्रालय बंटवारे की बात हो या जो लोग बाई इलेक्शन में हारे उनको भी सम्मानपूर्वक कहीं कॉरपोरेशन बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपना, ये सारे जो वादे उनसे किए गए थे उन वादों को बीजेपी ने पूरा किया है। एक नेता ने हालांकि मजाक में ये बोला था मनोरंजन की, ठीक है जिस दिन तक चुनाव घोषित होंगे उस दिन तक तो हम उनके सारे वादे मानेंगे, लेकिन चुनाव घोषित होते ही चूंकि अब वो बीजेपी में तो उनको बीजेपी के फैसले मानने होंगे, तो ये देखने की बात होगी। लेकिन मोटे तौर पर ये माना जा रहा है कि जो उनके साथ आए सभी को कुछ ना कुछ आगे भी मिलता रहेगा। तो इसलिए उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी में वो जानते हैं कि उन्हें लेकर के कितना विरोध है। वो चाहे जयभान सिंह पवैया हो, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा हो, वो सब है उनकी पटरी उनके साथ बैठती नहीं है। तो इसीलिए जब वो आ गए हैं तो एक बड़ी विचित्र तरह की परिस्थिति ग्वालियर चंबल में बीजेपी के लिए आ गई है। लेकिन पार्टी को ये उम्मीद है कि शायद उनके आने से फायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम। और ये बात शायद सिंधिया भी जानते हैं, और सिंधिया ये बात भी जानते हैं कि अगर उनकी मुख्यमंत्री बनने की कहीं महत्वाकांक्षा भी है तो वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वो इस इलाके में अपना प्रभाव न दिखा पाए। चलिए, जो आपने बात जहां पे खत्म की उस पर हम किसी और दिन बात शुरू करेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की एक महत्वाकांक्षा, राजनीति में कोई महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन इस पे किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।